Welcome student. Today we are going to read next point from this chapter. The name of this chapter, the nationalist movement second. नेशनलिस्ट मूवमेंट सेकंड में हमने स्टडी काफ़ी कर लिए बेटा। तो इसके अंदर पहले हमने स्टडी की सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की और स्वराज पार्टी की, आदि आदि बहुत सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था। पूना पैक्ट के बारे में, कामदेव पैक्ट के बारे में और 1935 का इंडियन जो एक्ट पास हुआ था उसके बारे में हमने बहुत सारी स्टडीज इस चैप्टर के अंदर कर लिया। वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखिए बेटा, इससे पहले हमने स्टडी किया है कि महात्मा गांधी ने दो मूवमेंट और स्टार्ट कर चुके थे। उससे पहले 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1930 में पास किया था, यानी कि स्टार्ट किया था। उसमें आपने देखा था कि उसमें 1922 में गोरखपुर का चोरी चौरा जो जगह है वहां पे पुलिस थाने को काफी नुकसान पहुंचाया था हमारी पब्लिक ने, इंडियन पब्लिक ने। तो इसके बाद में हमारे जो महात्मा गांधी थे उसने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। दूसरा हमने स्टडी की थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने पास किया था। और ये 1930 में इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद ये गांधी और इरविन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद इसको बंद करना पड़ा था। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हमने अभी आगे स्टडी हम करने के लिए मिल रहा है बेटा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो सुनिए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को 1942 महात्मा गांधी ने इसको मुंबई से स्टार्ट किया था। जैसे इसको स्टार्ट किया नेक्स्ट डे 9 अगस्त को सेकेंड डे महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बहुत सारे नेता इसके साथ में अरेस्ट हुए थे, बट इसका एक ही टारगेट था, भारत छोड़ो। यानी कि उससे नीचे इनको कुछ नहीं चाहिए था। इंडिया को बाहर छोड़ने के लिए, इंडिया से जाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रेशर बनाया गया था। और इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि अब इंडिया में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में इसके अंदर जो मेन लास्ट मेजर मूवमेंट था, ये सबसे बड़ा मूवमेंट था, कौन सा? क्वाइट इंडिया मूवमेंट लास्ट था। इसके बाद में कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे इंडिया के लोगों ने कोई इसमें इंडिपेंडेंट तक, यानी कि 1947 तक ये लास्ट मास मूवमेंट था। मास लार्ज मूवमेंट कह सकते हैं या मेजर मूवमेंट कह सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो मेन लीडर थे वो थे अरुण आसफ अली। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ओके। इसी टाइम पे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसने भी एक अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसने अपनी एक आर्मी बनाई थी। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसमें महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, डू एंड डाई।
डू एंड डाई का जो स्लोगन था महात्मा गांधी ने इसी टाइम दिया था, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके बाद में, उसी टाइम पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा INA, इंडियन नेशनल आर्मी। INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इसका दूसरा नाम हम बता सकते हैं आजाद हिंद फौज। जो आजाद हिंद फौज थी वो सुभाष चंद्र बोस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। कहां किया था? देखिए ये इंडिया है, इंडिया के साथ ये म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और जापान है। ये हमारी नेबर कंट्री है। इन नेबर्स कंट्री में इंडिया से जो लोग बास हो गए थे, माइग्रेट कर गए थे, वो जो इंडिया को फ्रीडम करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों ने मिल करके यहाँ पे इन सभी कंट्री में गए हुए लोगों के साथ यूनिटी करके उन्होंने एक आर्मी बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, इन सभी ने मिलकर के, ये मेन लीडर थे, इन सभी ने मिलकर के एक आर्मी बनाई थी जो आजाद हिंद फौज के नाम से जाने जाती है, जिसको हम INA बोल सकते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी बोल सकते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हिटलर के बताते हैं कि उनका इनोवेटेड काम को फॉलो करने वाला था। अब हिटलर कौन था उसके बारे में मैं आपको थोड़ी स्टडी करने के लिए 2 मिनट है। हिटलर वाज द रूलर ऑफ ए जर्मनी। जर्मनी का है, देखिए ये हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट्स है और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट्स आता है। तो जर्मनी जो फ्रांस और ब्रिटेन है उसके साथ में लगता हुआ ये कंट्री है। तो जर्मनी के ऊपर बहुत टाइम पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उस टाइम के आसपास का ही टाइम था, उस टाइम पे यहाँ पे हिटलर राजा हुआ है और उसी टाइम पे हमारे पास सुभाष चंद्र बोस थे। तो बताते हैं कि वो उसके साथ थे, फ्रेंडशिप रखते थे, उसी के कार्यों से, उसी की जो इनोवेटिव एक्टिविटी थी उसको फॉलो करने वाला था, उसको उसी का ही वो वॉलंटियर के रूप में काम करता था। कहने का मतलब है कि वो हिटलर के साथ ही कम्युनिकेशन बना करके चलने वाला था। तो हिटलर अपने टाइम का बहुत ही खूंखार राजा हुआ है। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर जो आजाद हिंद फौज बना करके इसने एंट्री की थी, तो वो भी उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उसने दिल्ली चलो का जो स्लोगन दिया था वो उसी टाइम दिया था जब 1944 में, ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट है, यहां से उसने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और अटैक करने के बाद यहाँ दिल्ली पहुंचने के लिए वो प्रयास कर रहा था, क्योंकि दिल्ली में हमारे जो कुछ लीडर्स थे वो अरेस्ट किए हुए वहां पे कैद कर रखे थे, तो इसलिए उनको फ्री करवाने के लिए उनको टारगेट था। यहाँ से उसने एंट्री की ईस्टर्न पार्ट से, और उसके बाद में वहां पे उसने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि वो अपनी यूनिटी में लोगों को लाने के लिए ये बता रहा था कि आपने अपने सैक्रिफाई होने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप जब सैक्रिफाई होंगे यानी कि खून बहेगा आपका, तो उसके बाद में हम आजाद अपने आप हो जाएंगे। इस प्रकार से स्ट्रगल के लिए वो इंस्पिरेशन लोगों को करने वाला था। बताते हैं कि 1945 के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया था, उस क्रैश प्लेन से उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि एक जहाज में क्रैश होने का मतलब है वो जहाज डैमेज हो गई थी, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं लगी। ये सब केवल और केवल उसका अनुमान बताया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे उसकी इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा, बट उससे लोगों को कुछ देश के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए जो काम करने फ्रीडम फाइटर थे उनसे काफी कुछ सीखने के लिए मिला था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा नेवल रिवोल्ट। ये नेवल रिवोल्ट क्या था? हमारे जैसे इन लोगों ने दूसरे कंट्री में गए हुए जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में काम किया था, ठीक वैसे ही हमारे
नेवी के जो लोग थे उन लोगों ने इसका अपोज किया था। मुंबई के अंदर 1946 में जब इसका अपोज किया तो 300 जो नेवी के फौजी थे या नेवी के जो सोल्जर थे उनको अरेस्ट किया गया और बाद में उनको किल कर दिया या मार दिया गया। तो ये अकेले मुंबई की बात है जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, यानी कि वहां 300 के आसपास से नेवी के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये हमारे पास आता है बेटा क्वाइट इंडिया मूवमेंट, INA और नेवल रिवोल्ट। नेवल रिवोल्ट से नेवी के लोगों ने जो किया था वो आता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा था कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था हमारे इंडिया में, कैबिनेट मिशन। उससे पहले 2 मिशन हमने पढ़ लिए हैं, एक तो क्रिप्स मिशन और दूसरा हमारे पास आया था, फर्स्ट आया था साइमन का मिशन और दूसरा आया था क्रिप्स मिशन। उनका अपोज किया था इंडिया के लोगों ने, ब्लैक जो फ्लैग थे, और साइमन कमीशन गो बैक के स्लोगन दिए थे। ऐसे ही क्रिप्स मिशन को भी महात्मा गांधी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि पोस्ट डेटेड चेक है करके, कि आप वो चेक हैं जिसकी डेट जा चुकी है, यानी कि जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं वो हमें पहले मानना था, अब नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक लास्ट मिशन इंडिया में भेजा जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन से पहले एक बाबल योजना, हमारे जो गवर्नर जनरल थे उसने एक योजना प्रस्तुत की थी जो बाबल के नाम से जाना जाता है। उस बाबल योजना के तहत 1946 में शिमला में एक समझौता हुआ था, लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम तक उसके बारे में भी हमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टडी केवल और केवल कैबिनेट मिशन के बारे में है। तो कैबिनेट मिशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे इसके अंदर। नाम था उनका लॉर्ड पेथिक सेकेंड, लॉरेंस, एक ही बेटा ये पेथिक लॉरेंस, फर्स्ट, सेकेंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड मेंबर था इसका A.V. अलेक्जेंडर। ओके, ये हमारे इंडिया में जब आए थे तो ये फैसिलिटी हमारे पास 3 मेंबर जो हमारे लिए जो फैसिलिटी लेके आए थे वो इंडिया के लोगों ने इसका सपोर्ट किया और उनको मान लिया, क्योंकि इसका टारगेट था कि आने वाले टाइम में इंडिया फ्री होगा। और उसने सजेस्ट किया कि आप अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लीजिए और ये अंतरिम गवर्नमेंट को सेटल कर लीजिए। तो जो कैबिनेट मिशन के प्रयास से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसकी सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेट की थी। राजेंद्र प्रसाद को, पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी रूप से इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट फिक्स बनाया गया। और उसके बाद हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी की डिमांड करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल होने के लिए रिफ्यूज कर दिया था, इग्नोर कर दिया था इसको कि हम अपना अलग से ही संविधान बनाएंगे। ऐसे करते हुए आगे हमारे पास आता है बेटा इंडियन द माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन प्लान थे उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को 2 कंट्री में डिवीजन कर दिया गया था, बट महात्मा गांधी लास्ट तक उसको सपोर्ट नहीं दे रहा था। लेकिन लोगों की जो राइवल्टी थी, जो इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, उसको देख करके महात्मा गांधी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद में हमारे इंडिया के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने एक पॉलिसी लगाई, एक एक्ट पास किया जो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ था। लेबर पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी। और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं
और उन्होंने हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए ऐलान कर लिया। इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इट्स ओके।